नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके आने वाले एचपी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने पुरानी वीडियो सारी देख ली होंगी और तैयारी अब लगभग जो है वो अंतिम पड़ाव पे होगी। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। तो मॉक टेस्ट की इसमें हम देखेंगे आज। तो इसमें जो हमारा आज का जो मेरा मॉक टेस्ट रहेगा, वैसे तो नॉन मेडिकल का रहेगा, लेकिन इसमें आपका जो आपके मेडिकल वाले हैं उनके लिए साइकोलॉजी का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन और जीके का पोर्शन, ये जो सिमिलर रहने वाले हैं। वहीं अगर हम एच पी टेट के आर्ट्स वालों की बात करें तो साइकोलॉजी और आपका जीके सेक्शन तो सिमिलर ही रहेगा। तो कम से कम आप उन दो सेक्शन को ज़रूर अटैम्प्ट करें। ओके, तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। हम नॉन मेडिकल के लिए तो है ही कंप्लीट, इसमें मैं आपको फिजिक्स भी कराऊंगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन पैजेस थ्योरी इज़ नोन एज। तो जीन पैजे की थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थे हमारे जीन पैजे, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज ओबिडेंट फॉर द फियर ऑफ पनिशमेंट, व्हाट इज़ दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। अब होता क्या है कि बच्चा जो है पनिशमेंट से बहुत डरता है। ठीक है, पनिशमेंट से बहुत डरता है। उसको पता है कि मैं गलत काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कौन सा स्टेज बता रहा है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग? तो वो है होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री कन्वेंशनल स्टेज रहेगी उसकी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अगला प्रश्न है हमारा, एट वट पीरियड आफ्टर बर्थ डज चाइल्ड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट्स मदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत बार करवाया है कि लगभग बच्चा 3 महीने के बाद अपनी मदर को पहचानना स्टार्ट करता है, जन्म के बाद, जन्म के 3 महीने के बाद। ओके, नेक्स्ट है, ये वेरीज हो जाता है, लेकिन ये मोटा मोटा जो भी ये डाटा लेते हैं, ये लेते हैं किसके अकॉर्डिंग? जो भी इनका रहता है, मतलब जो भी इन्होंने सर्वे किया होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं ये। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो इनमें से कौन सा हेरिडिटी का को भी आपको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। तो उन्होंने दिए थे कुछ लॉज, तो इनमें से कौन सा लॉ जो है नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की थ्योरी किसी और ने दी थी। ठीक है, तो इनका नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का ऑप्शन नंबर आपका डी ही है। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा नहीं है? तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर कोई आपका फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, टू गर्ल्स अमला एंड कमला हु वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ बंगाल कुड टॉक, वॉक एंड एक्ट लाइक वोल्स, इट इंडिकेट्स। अब कोई अमला और कमला हैं, उनका जो चाल चलन है वो किसकी तरह? भेड़ियों की तरह हो गया वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वो, जैसे आपने वो को देखा होगा कार्टून मोगली वाला, तो उसमें भी वो भेड़ियों के साथ रहता था। ठीक है, तो उनका किस चीज़ का उनके ऊपर असर पड़ा? तो उनको पे पड़ा था एनवायरनमेंट का असर। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं, तो उनके ऊपर वातावरण का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ टीचर प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट इन द स्कूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब कोई एक अध्यापक एक सुटेबल एनवायरनमेंट किस तरह से प्रोवाइड करवा सकता है ताकि बच्चों का और राउंड डेवलपमेंट हो सके? ठीक है, तो सेवन्थ का ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अपनी एक करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाए, एनरिच प्रोग्राम लेके आए, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो। ठीक है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का गाइडेंस जो है उनको टाइम पे जो है दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच इज़ नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का एनवायरमेंटल फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? तो आठवें का ऑप्शन नंबर सी आएगा, इमोशंस। इमोशन इसका सही आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इफ़ हेरिडिटी इज द सीड, एनवायरमेंट क्या है? तो एनवायरमेंट इसका सॉइल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर हेरिडिटी एक बीज है तो वातावरण क्या है? मिट्टी है, सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज लेंथ ऑफ ए चाइल्ड एट बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10वीं का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 17 इंचज़ से लेकर 21 इंच तक बच्चा जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट सोशल डेवलपमेंट्स आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो कौन सी आती है आपका एडोलेसेंस की एज में? अब एडोलेसेंस की पीरियड कौन सा होता है? 12 से लेके 18 तक। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। सेक्स कॉन्शियसनेस भी होती है उनमें, सोशल भी थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, और अपने दोस्तों के साथ रहना भी जो है पसंद करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग इनमें से सोशल बिहेवियर जो है वो कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉरल रीजनिंग। ठीक है,
मॉरल रीजनिंग। फ्रेंड्स बनाना तो वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर देता है, फ्रेंड तो बन जाते हैं, पनिशमेंट नहीं आएगा, रिवॉर्ड भी नहीं आएगा। मॉरल रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाइगोस्कीज अप्रोच इज सेंट्रल टू द स्कूल कोग्निटिव थ्योरी नोन एज। अब जो वाइगोस्की की थ्योरी थी वो थी इज सेंट्रल टू द स्कूल ऑफ द कोग्निटिव थ्योरी। तो ये किस में रहेगा, इसका मतलब कौन से कंस्ट्रक्टिविज्म में इसको आता है, सोशल में आता है, मॉरल में आता है, कोग्निटिव में आता है। तो जब भी आपको वाइगोस्की दिखेगा, उन्होंने तीन चीज़ों की बात की, एक सोसाइटी, एक कल्चर और आपकी लैंग्वेज। SCL से शॉर्ट सम टर्म से याद रखना वाइगोस्की। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की ही बात की इन्होंने। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन इज़ नॉट, और वाइगोस्की और पियाजे से, और एक और है हमारे वाइगोस्की और पियाजे से क्वेश्चन जो हर बार देखने को मिलेंगे। सिगमंड फ्रूड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इनको आप टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। और मैंने एक वीडियो करवाई थी वन शॉट वाली, उसको देख लें एक बार, क्योंकि उसमें मैंने ये वन लाइनर वाले तो मैक्सिमम कवर करवाए थे, लेकिन एक और वीडियो आएगी कंप्लीट शॉर्ट नाम से, उसमें मैं आपको कम से कम 150 को तक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और डेफिनेटली श्योर है कि वहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द चाइल्ड सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग। तो चाइल्ड सेंटर मेथड इनमें से कौन सा नहीं है, तो लेक्चर मेथड आई थिंक 14 का ऑप्शन नंबर रहेगा बी ऑप्शन। लेक्चर मेथड जो है चाइल्ड सेंटर नहीं है, इसमें टीचर जो है बोर्ड के चले जाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो लेक्चर दे रहा हूँ सिर्फ। नेक्स्ट है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सा है, तो इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकती है। कुछ बोलेंगे मोरालिटी की इंटेलिजेंस, माइंड की इंटेलिजेंस, कोई काम करने की इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस हम अगर करना हो हमने तो क्या है, इट इज़ अ जनरल मेंटल एडेप्टेशन, ठीक है। जो भी किसी चीज़ में निपुण हो हम उसको कहेंगे कि इस फील्ड में क्या है, इंटेलिजेंट है। द मोनोआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपकी मोनोआर्किक थ्योरी थी इंटेलिजेंस थी, वो क्या बोलती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। इंटेलिजेंस द सिंगल यूनिट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, मोनोआर्किक स्टोरी तो ये कहना था। नेक्स्ट हमारा विच आर द 3 डायमेंशनल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू JP गिलफोर्ड। 3 डायमेंशनल कौन से रहेंगे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के JP गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑपरेशनल, मटेरियल और आपका प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी, 18 का ऑप्शन नंबर रहेगा डी, ठीक। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थॉर्नस्टन ने दी थी। एक आपकी 2 फैक्टर थ्योरी आती है और एक मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आती है, तो वो भी आपको याद रखना है। 2 फैक्टर थ्योरी स्पी मैंने दी थी ना, वो भी आपको याद रखना है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा। ये देखो अगला क्वेश्चन तो यही आ गया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक। इसको इन क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आ सकते। ग्रुप फैक्टर थ्योरी अलग है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो अलग है, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आएगी तो आपका मैंने आपको बताया कि थॉर्नस्टन, LL थॉर्नस्टन, और अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस आया तो हार्वर्ड गार्डनर, HG। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, उनके अकॉर्डिंग कौन सा टाइप नहीं है इंटेलिजेंस का, तो 20 में ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कंक्रीट इंटेलिजेंस वो नहीं आएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रूल ऑफ लैंग्वेज। अब रूल ऑफ लैंग्वेज क्या है, तो आई थिंक ये ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। हाँ, डी है। यह हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम भी है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए भी काम आता है, और हमारा लिटरेचर का भी एक मीडियम रहता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रियल और साइकिक बेसिस ऑफ स्पीच। रियल और साइकिक बेसिस ऑफ स्पीच क्या रहता है, 22 का ऑप्शन नंबर बी, थॉट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी ऑफ द सेक्स इन आवर कंट्री। तो 15 और 16 नंबर का एक आर्टिकल है। एक बोलता है कि कोई भी रेस, कास्ट, लिंग भेद, कोई लिंग भेद नहीं होगा, और 16 नंबर का आर्टिकल बोलता है कि किसी भी वर्क प्लेस पे लिंग भेद, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इनमें से 15 नंबर F और 16 नंबर F जो भी इसमें संविधान संशोधन हुआ था उसमें इनको ऐड किया गया, उसमें EWS का कोटा के उनके मतलब EWS का कोटा डाला, तो वो कोटा भी क्या है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इनमें, एक्सेप्शन चलती है इनमें। ये क्वेश्चन जो है गलत था। नेक्स्ट है हाउ मैनी समेटिव टेस्ट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर एलिमेंट्री क्लास इन अकॉर्डिंग टू CCE। तो कितने समेटिव टेस्ट जो हाँ बच्चों को देने पड़ते हैं, 25 का ऑप्शन नंबर दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी, 3 essay और 2 FA, ठीक है। अब समेटिव असेसमेंट क्या होती है और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जो जनरल BEd की होगी तो ये तो हर सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है।
वट फील्ड्स आर कवर्ड इन द कोस्ट कॉलेस्टिक एरिया। तो कोस्ट कॉलेस्टिक एरिया में कौन सी फील्ड आती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी डी आएगा। ह्यूमन वैल्यू भी आती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आती है, हेल्थ एंड क्लीननेस भी आती है। नेक्स्ट है वाई स्काई इज़ ब्लू, वट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज। अब किसी से आपने पूछा कि वाई स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन रहेगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे, एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड। तो इनमें से कौन सा डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड है? 28 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सब भी आएंगे, यानी कि सोशल बैकग्राउंड भी आएगा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी आएगा, रेस, कास्ट, रिलीजन, ये सारे क्या है? सोशली बैकग्राउंड है। ठीक है, इनके ऊपर हम आज भी करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि गलत है लेकिन कोई नहीं करना चाहता। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ हैंडीकैप्ड। तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ये आपके क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी ये रहेंगे आपके इसमें 3 तरह के आपके हैंडीकैप चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट का? तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साउंड हेल्थ ही जो है वो मतलब साउंड नहीं, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं किसी केसों में, केयरलेस तो होते हैं और इनडिफरेंट भी होते हैं। चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। फर्स्ट आएगी हमारी यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है, तो ये हमारी फिजिक्स आ गई। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, ये आपको पता होना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन दिए थे आपके न्यूटन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉलिंग ऑफ ए पर्सन गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन। जब भी कोई बस चलती है, चलती बस से कोई बंदा उतरता है, तो कौन से लॉ ऑफ मोशन में की जो है बात करता है? तो उसमें इनर्शिया चलता है और इनर्शिया ऑफ मोशन चलता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें चलता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या बोलता है कि अगर आपकी बॉडी मतलब जब इनर्शिया क्या होता है, इसमें इनर्शिया की बात होती है, लेकिन जब आपकी बॉडी मोशन में होगी तो जो इनर्शिया होगा वो भी मोशन में होगा, और जब आपकी बॉडी रुकी होगी तो इनर्शिया भी जो रुका हुआ होगा। इसका मैंने तो एक अपने चैनल पे को भी डाला था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल भी डाला था। ठीक है, वो भी देख लेना, शॉर्ट्स वीडियो में डाला था। इन ए फुटबॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज द इनर्शिया ऑफ। अच्छा, फुटबॉल होगा और उसका स्टोन होगा मतलब पत्थर होगा, सेम साइज है, तो उनका इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा, फुटबॉल का ज़्यादा होगा या पत्थर का ज़्यादा होगा? तो क्या होगा? तो इसमें इनर्शिया की बात आएगी, तो इनर्शिया आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टोन का इनर्शिया जो हो ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 60 किलो इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़। तो उसमें आपको सिंपल करना है, तो पहले तो उसकी यूनिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो P इजिकल टू एम वी आता है। तो मास कितना है इसका? 60 kg, 60 और आपका किलोमीटर, ठीक है, और आपका कितना है इंटू 25 है, 25 मीटर पर सेकेंड है। 25 इंटू, तो इसको हम करेंगे 18/5 से गुना, 5 बजे 25, 18×5 90, तो 90, 60 इंटू 90 आ जाएगा। यानी मेरे को लग रहा है ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, किलोग्राम, अच्छा मीटर, सॉरी इन्होंने तो चेंज ही नहीं किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में किया, तो फिर तो आसान हो गया क्वेश्चन है, फिर तो बहुत आसान हो गया है। अगर आपको द मोमेंटम ही निकालना तो P इजिकल टू एम वी आता है, तो 25 इंटू 60 कर दो मीटर पर सेकंड। फिर भी नहीं आ रहा है, क्या क्या किया इन्होंने, एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक ही कर रहे थे हम। तो 60 की जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में निकाला है इन्होंने, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, एम इंटू वी करोगे तो आप 60 इंटू 25 कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक ही कर रहे थे हम। ठीक, मैंने आंसर का देखा नहीं। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन जी इज़। अब जी की वैल्यू जो हो क्या रहती है, मतलब क्या सभी जगह पे सेम रहती है, क्या सभी जगह पे डिफरेंट रहती है, वो तो क्या रहती है? ऑप्शन नंबर बी रहती है, सेम एट ऑल द प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, जी की वैल्यू जो है सेम ही रहती है। 9.8 इफ़ द, अगर क्वेश्चन आ गया, द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर बोथ चेंज टू हाफ, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी इज़। अगर आपका हम क्या करेंगे, मास को भी और आपके रेडियस को भी कम कर देंगे अर्थ के, तो क्या होगा, मतलब उनके हाफ तक आगे, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जी की वैल्यू जो हो क्या हो जाएगी? तो ऐसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, पर स्क्वेयर होती है ना, तो ऐसे कितनी रहेगी? 35 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसमें सी बताया नहीं किस तरह से बताया, कर लिया हमने खुद भाई।
ठीक है। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम। अब किसी चीज़ का वजन जो हो ज़्यादा रहेगा। अब वो कहाँ ज़्यादा रहेगा? 36 ऑप्शन नंबर सी, एट पोल्स ऑन द अर्थ। पोल्स के ऊपर किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट जो हो वो मैक्सिमम रहेगा और इक्वेटर पे चले जाएंगे तो मतलब क्या रहेगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो हो बहुत बड़े बार मैंने पूछा देखा है इस क्वेश्चन को। पास्कल किसकी यूनिट है? तो पास्कल है आपके यूनिट, किसकी यूनिट है? 4 ऑप्शन है और बड़े आसान क्वेश्चन है ये तो। 37 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पास्कल जो प्रेशर की यूनिट है। एक बार इंटर में पूछा गया था कि बताइए कि प्रेशर की यूनिट क्या होते हैं, तो जल्दी जल्दी से वो निकल गया था कि पास्कल। तो सामने वाला का आंसर पता क्या आया था कि भाई मैंने तो ब्लड प्रेशर पूछा था, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, mm/Hg ब्लड प्रेशर की यूनिट। नेक्स्ट है हमारा द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। अब हमारा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर किसके द्वारा मतलब रुका हुआ है? तो आई थिंक वो ग्रेविटी की वजह से वो रुका हुआ है। 38 का ऑप्शन डी रहेगा आपका। यस, डी इज द सही आंसर रहेगा। फार्मूला ऑफ कैलकुलेट वर्क। अब वर्क क्या रहती है आपका? वर्क डन, वर्क के यूनिट शायद जूल होते हैं, तो जूल होते हैं इनके यूनिट, जूल और सीजीएस में अर्ग होते हैं ना। तो 39 का ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, 39 का सी ऑप्शन, ठीक है। डब्ल्यू इज टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक। 39 का ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आर जो है वो किसके बराबर रहता है? तो ये भी क्वेश्चन मतलब ऐसे वन गुण के वाले जो है वो आपको कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हैज स्टैंडिंग ऑन हिज प्लेस होल्डिंग अ स्वीटकेस फॉर ऑफ 10 kg फॉर 10 मिनट, द वर्क डन इज। अब इसमें बोला है कि एक बंदा जो है स्वीट केस को एक जगह पे खड़ा हो पकड़ के खड़ा हुआ था, ठीक है, एक जगह पे। तो उसके ऊपर कितनी जो है वो उसमें कितनी फोर्स लगी इसके ऊपर, मतलब कितना उसने वर्क डन जो है कितना किया? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी है, 0 वर्क डन। देखिए हमने ऊपर यूनिट्स भी देखे तो उसमें क्या हो रहा था? फोर्स इंटू डिस्टेंस हो रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इसने कुछ चला नहीं, फोर डिस्टेंस तो 0 है तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इज मूविंग ऑन ए लोडेड रोड, लेवल्ड रोड एंड गेट्स इट्स वेलोसिटी डबल्ड, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। अब होगा क्या कि कोई कार जो जा रही है किसी रोड के ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी जो है डबल हो जा रही है। स्पीड या वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो क्या हो जाएगी? अगर उसकी स्पीड जो है वो डबल हो गया तो क्या रहेगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट। अब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो जो आपका पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है ऑसिलेट होंगे कहाँ, मतलब किस परपेंडिकुलर करेंगे ये, जो किसी एंगल पे करेंगे ऑसिलेट, ये आपको आंसर में बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सेंस है टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन वेव, टू एंड फ्रो ना, या फिर टू एंड फ्रो इस तरह से आगे पीछे होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अब नॉन मेडिकल वाले तो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे इन क्वेश्चन को, बाकी को तो हो रहा होगा कि थोड़ा टफ है। नेक्स्ट है वन ट्यूनिंग फोर्क कंप्लीट्स 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी के आपके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। तो इन्होंने बताया कि एक ट्यूनिंग फोर्क जो कंप्लीट करता है 100,000 ऑसिलेशन 5 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो उसको 1 सेकंड में निकालनी है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मतलब 1 सेकंड में वो कितना ऑसिलेट कर रहा होगा? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी है हमारा। 200 डिवाइड कर दिया सिंपल से इन्होंने 1000/5, मतलब एक मतलब हमने 1 सेकंड में निकालना था। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट ऑफ द वेव इज 50 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वेव इज। अब इसमें बताना है कि दो, एक होता है क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ, ठीक है, जो भी वेव चलती है आपकी इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रस्ट और ये होता है शायद आपका ट्रफ्ट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का। तो बताने कि इसकी वेव की लेंथ कितनी रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ जो है वो क्या रहेगी? 45 का ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी कि 10 रहेगी। 50 सेंटीमीटर, तो ये रहेगी आपकी क्वेश्चन 45 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये भाई कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, एक कर लेना भाई फिजिक्स वाले अपने हिसाब से। ये सिर्फ आपके लिए वो टेस्ट था कि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। आप खुद अटैम्प्ट करो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन खुद अटैम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। द मिनिमम डिस्टेंस टू प्रोड्यूसिंग इको इज। ये तो आपको इको तो प्रोड्यूस होती है, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि आवाज़ गूंज रही है,
फिल्मों में दिखाया जाता था, वो एक पहाड़ के ऊपर, सामने पहाड़ वाले के ऊपर मतलब खड़े होकर वो आवाज़ लगाते थे, ठीक है, तो वो सामने से आवाज़ वापस आती थी। तो उन्होंने बताया कि इसकी एक मिनिमम डिस्टेंस जो हो कितनी होनी चाहिए तब ताकि जो आपके इको हो सके। 17 मीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टू चेंज अ लाउड साउंड इनटू फीबल साउंड डिक्रीज इज। अगर हमें किसी लाउड साउंड को फीबल साउंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कम करना पड़ेगा, तो इसके एम्पलीट्यूड को कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। थोड़ा फास्ट करते हैं, 20 मिनट हो गया ऑलरेडी। द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर वेरीज एज फोर्स बिटवीन द दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स रहेगी, तो वो सेपरेट हो रही है डिस्टेंस आर से, ठीक है। तो डिस्टेंस आर वेरीज एज, ठीक है, तो आर जो है किस तरह से वेरी करेगा उसमें। 48 का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी ऑप्शन, आर -2 मतलब पर आर स्क्वेयर। अब इसको क्या पढ़ेंगे। 2 माइक्रोन कूलम चार्ज इज मूव्ड अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग द पोटेंशियल ऑफ -4 वोल्ट, द वर्क डन इज, ठीक है। अगर इनमें क्या हुआ तो वर्क डन की, उसमें वर्क डन की बात करी गई है, तो उसमें भी हमें क्या चाहिए, 49 का ऑप्शन नंबर बी 0 आएगा इसमें। नेक्स्ट है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन मूव फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड में ताकि वो करंट 1 एम्पियर का करंट जो है वो बना रहे हैं, तो कितना आएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए आंसर 6.25 इंटू 10⁻18। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ ली जाती है तो इंपॉर्टेंट है हो जाते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस हो गई जो रोकती है, कंडक्टेंस जो होती है 51 का ऑप्शन नंबर ए। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, देखो इन्होंने 51 का ऑप्शन नंबर बी बताया है, इन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया, लेकिन मुझे लगता है कि कंडक्टेंस होता है ऐसे तो, ठीक है। रेजिस्टेंस के ओहम होते हैं ना इसके यूनिट्स, तो एम एच ओ महो होता है, फिर उसमें महो होता है आपकी कंडक्टेंस के, ठीक है। इसमें इसको करेक्ट कर देना मुझे अगर मैं गलत होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक, तो फ्लक्स के रहते हैं ना, 52 का ऑप्शन नंबर ए है, मैग्नेटिक फील्ड के रहते हैं टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आर। लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आर। अच्छा, इसमें बताना है कि किन कौन सी इसमें रहेंगी लाइन्स हो, किस तरह से बनेगी, तो 53 का ऑप्शन नंबर है आपका डी ऑप्शन, कंसेंट्रिक सर्कल में बनेगी। अगला प्रश्न है अ मैन रन्स टुवर्ड अ मिरर टू द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिवली टू द मैन इज। जितनी जल्दी से बस अपने उसकी तरफ मिरर की तरफ भाग रहा है तो बंदे की सामने इमेज बनेगी, वो किस तरह से बनेगी, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी है, दोगुनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ठीक है, स्पीड इन्होंने उसकी बात की थी मिरर वाले में कि कितने मतलब कितना डिस्टेंस उसमें उनमें जो है कितनी स्पीड जो है लगेगी, तो उसमें डबल हो जाती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ इमेज। देखिए आपको मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला जो पता होना चाहिए इसके लिए, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका 0.55। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ द माइलेज इज ऑब्जर्व्ड इन द डेजर्ट ड्यू टू द, ये क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में पूछा जाता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपका माइलेज बनती है, ठीक है, हीट की वजह से बनती है और डेजर्ट में ये। द प्रिज्म स्प्लिट अ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज सो बिकॉज। अब आपका प्रिज्म जो है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में अपनी लाइट को स्प्लिट कर देता है, किसकी वजह से, मतलब दिस इज सो बिकॉज किसकी वजह से होता है, तो 57 का ऑप्शन नंबर है आपका डी ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट कलर इन द डिफरेंट इज डिफरेंट, जो ये आपकी वेलोसिटी रहती है अलग अलग कलर की, सबकी अलग अलग रहती है। द फोकल लेंथ ऑफ ए नॉर्मल आई लेंस इज अप्रॉक्सीमेटली, फोकल लेंथ कितनी रहती है आपकी नॉर्मल आई की अप्रॉक्सीमेटली, तो 58 का ऑप्शन नंबर है हमारा ए, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज इनमें से कौन से लेंस या मिरर जो है छोड़ता है, 59 का ए ऑप्शन है कनकेव लेंस, ठीक है। एट सनराइज और सनसेट सन लुक रेडिश बिकॉज,
ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल सब पूछा जाता है। तो आपका सनसेट और सनराइज़ किसमें आपका जो सूर्य है वो रेडिश कलर क्या दिखाई देता है, किस वजह से दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है क्या वो? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अब थोड़ी से केमिस्ट्री के आएंगे। थर्माइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, थर्माइट जो है किसका मिक्सचर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब थोड़े से। कैटेनेशन क्या हो रहती है? कैटेनेशन जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ताकि वो लंबी चेन बना सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। कार्बन जो है वो बहुत तगड़े कैटेनेशन जो है करता है। नेक्स्ट है ड्राई आइसिस। तो ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ड्राई CO2 गैस नहीं है, देखो कंफ्यूज कर दिया इन दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। NH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, तो NH3 जो है किसके द्वारा? तो हार्बर प्रोसेस के द्वारा। 64 का ऑप्शन बी हार्बर प्रोसेस के द्वारा आपका अमोनिया जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा इसमें बताना कि कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन होगा या प्लेटिनम होगा या निकल होगा, मुझे बताना है इनमें से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हार्बो प्रोसेस का कैटलिस्ट जरूर पूछा जाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज़, सबसे प्योर मात्रा वाला सबसे प्योर आपका कोयला कौन सा होता है? 65 का ऑप्शन नंबर है डी एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। और ये हमारे कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे कश्मीर वैली में। लेकिन अब तक इसको निकालते नहीं हैं क्योंकि कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल वैली है और इसको निकालने के लिए बहुत फिर वहाँ पे उल्लम बल्लम हो जाती है। टेफ्लॉन नहीं, अगला ऊपर है वल्कनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ इज इंट्रोड्यूस बाय। देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ होती है जिसमें हम सल्फर एटम का यूज़ करते हैं ना, सल्फर का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वल्कनाइजेशन जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल्स गुडहियर ने, ए से आंसर है। टेफ्लॉन जो है किसका पॉलीमर रहेगा? टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ 67 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉलीमर विच इज़ कॉमनली यूज इन द पैकेजिंग मटेरियल। पॉलीमर जो है पॉलीथीन होता है पैकेजिंग मटेरियल में। ऑप्शन नंबर ए, तो ये तो आसान ही है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल इज़, तो ये क्वेश्चन तो हमने उस दिन भी देखा था, रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट जो हो कौन होता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर दिया है ना ए, सीरेनियम। ठीक है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द एल्कली मेटल इज स्मॉलेस्ट साइज। तो इनमें से कौन सा एल्कली मेटल है? हेलीना, तो लिथियम आना चाहिए इसमें। तो 70 का ऑप्शन नंबर है आपका 70 का डी ऑप्शन, लिथियम ही है। ठीक है, हेलीना का रब से फरियाद, ये था ना आपका अर्थ फर्स्ट में एल्कली मेटल्स। अगला है हमारा द चार्ज ऑफ एन एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन इज। तो इनके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? अगर आप उनके पास 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है और 18 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनके पास क्या रहेगा? माइनस कितना रहेगा? माइनस की +1। 71 का ऑप्शन नंबर है सी, -1 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़। तो इनमें से कौन सा सेट जो है वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता? N1L0। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए है। N1 और L नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर N1 होगा तो L0 का L1 का भी नहीं होगा, L0 ही आता है, एक पीछे चलता है इनमें से एक। ठीक है, ये वो कौन से प्रिंसिपल हैं? वो प्रिंसिपल कौन से हैं वो वाले हैं ये। नेक्स्ट है फॉर अ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन द सम ऑफ pH एंड POH विल बी इक्वल टू। कोई भी सॉल्यूशन है 298 केल्विन पे, सम ऑफ क्या करेंगे हम? pH और POH मतलब हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन की और आपका OH की, तो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे या कितने कितने रहेंगे? 73 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी ऑप्शन, 14 रहेगा। पैस हो गया मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। लुईस एसिड इनमें से कौन से? ये मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था, लुईस एसिड, एरहिनियस एसिड और ब्रोनेस्टर लॉरी एसिड। तो एरहिनियस एसिड तो लुईस एसिड शायद वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है ना, वही होता है ना लुईस एसिड और बेस। तो 74 का ऑप्शन नंबर है आपके डी ऑप्शन आना चाहिए, PH3।
अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, pH ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका 75 का ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए इसमें। नेगेटिव लॉगरिथम तभी आएगा ना हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। देखिए इनके अकॉर्डिंग आप बी बता रहे हैं आंसर के अकॉर्डिंग बी, तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव लॉग ऐसे लिखते हैं ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग इन्होंने बी बताया है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीड बोटल्स आर जनरली मेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल और बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल जो है जनरली किस चीज़ से बनाई गई होती हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी है पॉली यूरेथेन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका, पॉली यूरेथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट पीएच, इन सब में से किसका पीएच जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो HCl तो ऐसे ही बाहर हो गया आई थिंक। तो ये बात आगे सारी अब OH की सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, गलीना इज़ ए ओर ऑफ। देखिए क्वेश्चन मेरे को तीसरी चौथी बार करवा रहा हूँ। गलीना किसका ओर रहता है, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए है PV, लेड का। कार्बन, जर्मेनियम एंड लेड आर रिस्पेक्टिवली। तो कार्बन आ गई आपकी नॉन मेटल, जर्मेनियम आ गई आपकी मेटलॉइड, और आपका मेटल। 79 का ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर है इसका, ठीक है। डी इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी है आएगी इसमें, रेड कलर की, डी ऑप्शन। नेचुरल गैस कौन सी रहेगी, तो नेचुरल गैस रहेगी आपकी, इनमें से कोई नहीं रहेगी नेचुरल गैस। विच ऑफ द फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है हमारा, केमिकल फार्मूला ऑफ डेड ब्रस्ट प्लास्टर इज CaSO4 हाफ H2O, या CaSO4 एनहाइड्रस CaSO4, तो या CaCO3। चार ऑप्शन है आपके पास, तो 83 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। डेड बर्नट है, डेड बर्नट है, ऐसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की रहती है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लेकिन डेड है तो एनहाइड्रस आपका CaSO4, बी ऑप्शन। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जिंक सल्फेट, तो इसमें क्या क्या रिप्लेस किया इन्होंने, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी है, डिस्प्लेसमेंट किया आई है इसमें ना, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है इसका। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ O2 इज़, तो O2 की ऑक्सीजन स्टेट कितनी रहती है, अभी तो उन्होंने 2 दिया, -2 रहती है इनमें से ऐसी, तो 85 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ O2। अच्छा, O2 की ऑप्शन नंबर ए बताया इन्होंने, O क्योंकि 0 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज की कंपोजिशन जो है क्या रहेगी, कॉपर और टिन तो रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो HF आएगा। देखिए इनमें से आपको HF ही आता है, 87 का ऑप्शन नंबर सी। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर बात करेंगे ना, चीनी का ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। तो आपको याद रखना है, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, HBr और HI, तो इस तरह से चलता है ये, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एसिड HI आता है, ये भी आपको याद रखना है, मैंने गलत बता दिया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू डिज़ोल्व गोल्ड। गोल्ड को तो ये आएगा, इसको कहते हैं एक्वरिजिया, HCl और आपका HNO3 3:1 के रेशो में ये रहते हैं, तो 88 का ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। हु डिस्कवर क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किसने किया था, 89 का ऑप्शन नंबर है आपका ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डी आइसिंग एजेंट। तो डी आइसिंग एजेंट इनमें से कौन, सोडियम क्लोराइड, ताकि वो 90 का ऑप्शन नंबर ये देख लेता हूँ बी ही है। देखिए नमक डालते हैं हम जब, अगर आपको लगता है कि बर्फ़ को नहीं पिघलाना तो नमक फेंक दो उसको, ठीक है। अच्छा, ये वैसे मैथ के क्वेश्चन है, इनमें से सिर्फ मैं आपको आंसर ही बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20% ऑफ 20, X% ऑफ 400, 60% ऑफ 650, तो X की क्या वैल्यू आएगी, तो 91 का है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, 91 का बी, 92 का है बी, 92 का भी बी, HCF निकालना इसमें, तो 93 का आएगा इसमें आपका सी। अगर मैं लगा कराऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा।
94 का आएगा सी, और मुझे आते भी नहीं है, इतनी जल्दी मैं कर भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। 95 का है आपका ए, 96 का बी, 97 आया आपके आगे, 97 का डी, 98 का आया ए, 99 का आया आपका डी, सॉरी 99 का डी, तो 100 का क्वेश्चन आया आपका बी, इरेशनल। नेक्स्ट है हमारा 101, तो 101 का बी, 102 का सी, 103 का आएगा आपका ए। इसको ना क्या करें कि पॉज करके इसको देख लें, सॉल्व कर लें। 104 का आएगा बी, 105 का डी, 106 का डी, 107 का आएगा आपका ए, 108 का है बी, ओहो 108 का बी है ना, 109 का बी, 110 का बी, 110 का बी, और 111 का सी, बी और सी। नेक्स्ट है हमारा 112 और 113, 114, 112 का ए डी, यानी कि इसका ए, इसका भी ए, और इसका डी, इसका नहीं इसका। 115 का डी, 116 का बी, 116 का बी, ठीक। नेक्स्ट 117, फिर अब सेक्शन 4 तो करेंगे ना। 117 का बी सी, इसका बी, नहीं इसका सी, इसका बी और इसका सी। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपके मैथ्स के, कर लेना, इनको सॉल्व कर लेना। अब करेंगे हम थोड़े से जनरल स्टडी के, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी डैट होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ टांकरी? टांकरी क्या है? तो टांकरी एक स्क्रिप्ट होती है, लिखने की। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा इसका। बंदला, अच्छा भुंडा इज़ वेरी आफ्टर डैश ईयर। अच्छा, भुंडा जो फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल में, वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है? हिमाचल क्वेश्चन 12 सालों के बाद मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जगह कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। 123 का ए रहेगा, श्रीहरिकोटा में है ना, बेंगलोर। नेक्स्ट है हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, सी आंसर। लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड, तो लक्षद्वीप के जो आइलैंड हैं वो कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप है आपका अरेबियन ओशन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नेशनल फ्लैग? तो 4:3 रेशियो में रहते हैं। 127 का 3:2 में रहते हैं ना, ये ऑप्शन रहेगा इसका। अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, तो ये आपको बताना था। 128 का इसमें आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। रॉक टेम्पल कहाँ पे है? मसरूर रॉक टेम्पल, ये आपके कहाँ पे है? कांगड़ा में है। नेक्स्ट है इन द एरा ऑफ अशोक द रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? अशोका के टाइम पे जो भी आपके रिकॉर्ड है वो कौन सी भाषा में रखे गए थे? तो 130 का ऑप्शन बस है, खरोष्टी भाषा में, सी ऑप्शन आंसर रहेगा इसका। कहलूरी, तो बिलासपुर में बोल जाती भाई कहलूरी। 1954 में भारत का 5वां राज्य, भारत नहीं सॉरी, हिमाचल का 5वां जिला बना था ये, अप्रैल में, 1 अप्रैल की, 13 अप्रैल की, 14 अप्रैल, इन्हीं को, इसी दिन को। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट ऑफ द जोगिंदर नगर? तो जोगिंदर नगर भाई एयरपोर्ट है कि नहीं है? रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो इसमें है ही है, तो सी 132 का सी आंसर तो कभी होगा ही नहीं ना, डिस्ट्रिक्ट में तो पड़ता ही है, एयरपोर्ट का ही आएगा। जोगिंदर नगर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। निर्वाचन सदन, ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, तो दिल्ली में है, तो 133 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा आयरन लेडी इंटरनेशनल एरिना में किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कहेगा इसका, मार्चेंट टेंस्टर। न्यूमिस्मेटिक
तो कॉइन्स और मेटल की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो 135 का डी आना चाहिए, डी ही है। डीप ब्लू इज़ अ टैबलेट है, वायरस है, वाटर प्रोजेक्ट है या सुपर कंप्यूटर है। डीप ब्लू 136 का ऑप्शन नंबर सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का और इस टाइम का वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जो आपका कंप्यूटर है, पहले तो शायद जापान का था फुगाकू, अब अमेरिका का है, उसको मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट में आया था। और जो इंडिया की बात आएंगी जो उसमें परम सिद्धि, परम कामरूप, परम पुरम जितने भी आएंगे ना, परम 8000 इंडिया का पहला था। अगला प्रश्न है हमारा, एट प्रेजेंट हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय जो हो कौन है। CJI अभी बने हैं, CY चंद्रचूड़ बने होंगे अभी 50 में, ठीक है, इनमें से तो कोई नहीं है, और नन ऑफ द अबव आएगा इनमें। एट प्रेजेंट हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI गवर्नर इस टाइम कौन है, सत्यकांत दास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश का, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये भी तो पुराने हो गए सारे, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट फुली लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स में या हो, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं आती है। तो 140 का ऑप्शन नंबर डी है, ऊना तो नहीं आता है ना। सोहा रिवर ऊना की बहुत फेमस है, वो कई बार पूछ लिया जाता है, हिमाचल का शोक उसको कहते हैं। द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द इंक बाय द ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। तो कैपिलरी फिनोमेना रहता है, जो भी आपका बोलते हैं ना, स्याही चूस बोलते थे हम बचपन में इसको, तो वो जैसे इसको किसी के ऊपर डालते वो सारा मतलब को सारे जो भी स्याही गिरी होती थी नीचे, इनको सारे सक कर लेता था। 141 का ऑप्शन नंबर बी, 141 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा कैपिलरी ऑप्शन। सम क्लाउड्स अपीयर वाइट बिकॉज। तो कुछ क्लाउड जो हो आपको वाइट दिखाई देते हैं, किस वजह से। मैक्सिमम क्लाउड आपको वाइट ही दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देती है आपका, दे स्कैटर ऑल द लाइट ऑफ द सन इक्वली। सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, इंडक्शन स्टोव कॉज हीटिंग इफेक्ट इन आयरन स्टील यूटेंसिल ड्यू टू। अब इंडक्शन स्टोव जो है आपका किस वजह से, एडी करंट की वजह से होता है। ये तो 143 का ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, एडी करंट्स। देखो एडी करंट जो बहुत काम आता है, जो भी आपके इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं ना, उनमें बड़े बड़े वो रखे होते हैं, क्या होते हैं वो, ट्रांसफार्मर जैसे रखे होते हैं। अगर उनके नज़दीक आपकी गाड़ी उड़ी खड़ी हो ना, तो वो डिचार्ज हो जाती है, किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। विटामिन डी प्रोड्यूस इन द बॉडी इन। तो आपका विटामिन डी जो है कहाँ बनता है, 144 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी, स्किन। पर मुझे लगता है स्किन में नहीं बनता है, ये जाके लिवर में बनता है जाके, ठीक है। वैसे आपको सन से मिलता है, चलो इसके अकॉर्डिंग आप स्किन दिखा दो, इन्होंने लिखाया है। तो ब्लड इज़ नॉट क्लाउड इनसाइड। ब्लड आपका खून जो हो, खून का थक्का नहीं जमता है अगर आपके अंदर जो हो किस चीज़ की कमी हो। तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी हो। 145 का ऑप्शन नंबर, अच्छा ठीक है ये इन्होंने पूछा कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा, अगर आपको ब्लड क्लॉट नहीं बनता है कौन से विटामिन के कारण, विटामिन के। अब इन्होंने पूछा कि ब्लड वेसल के अंदर हमारा खून जो नहीं जमता है, तो हमारे अंदर एक सब्सटेंस होता है हिपेरिन। तो ये हमारा काम करता है कि हमारा खून जो हमारे अंदर जो है ना जमे। वहीं आपका यही इसी तरह का एक और केमिकल होता है आपके, जो आपकी जोक होती है और आपका मच्छर होता है उनके अंदर, तो उनके अंदर भी तो खून तो नहीं जमता है, आपके खून को चूसते हैं वो। शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो लैक्टोज शुगर रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय CFCs। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हमने किया CaSO4 और आपका हाफ H2O, तो ये आएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फार्मूला आपका जिप्सम का, जिप्सम। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन द ईयर ऑफ 1853 इज़ द प्रोमिनेंट ईयर इन इंडिया बिकॉज। अब 1853 का जो भी आपका साल था वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों। तो क्योंकि पहले ट्रेन चली थी आपका मुंबई से लेकर थाना तक, फिर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वाज लेड, फर्स्ट ICS एग्ज़ाम वाज कंडक्टर। तो ये सारा ही मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें से आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला ख़त्म हो गया। 43 मिनट काफ़ी लंबा चला सेशन ये, और प्लीज़ वीडियो को शायद लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें, ताकि आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और भी अच्छे इनमें मतलब बढ़ोतरी ही करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि कम करूँगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारी ये। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।